हेलो एंड वेलकम एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर हमारा रहेगा कन्वर्जेंस से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जेंस। आप विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर आप उसकी मदद लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारे मटेरियल क्लास 3 का है और उस मटेरियल को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि आपका जो एक्शन है, एक्शन क्या है, कोई सा भी रैंडम वेरिएबल का सीक्वेंस है, ये ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस टू एक्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। एक सीक्वेंस याद करके रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, ठीक है। इसको आप मीन स्क्वायर कन्वर्जेंस मान लो, इसको आप कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी मान लो, इसको कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन मान लो, ठीक है। कन्वर्जेंस वाला कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ाया हुआ है कि आफ्टर सर्टेन लिमिट ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करेगा, ठीक है। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करेगा और उस अप्रोच करने की तरीका ये मीन स्क्वायर कन्वर्जेंस आप ऐसे मान लो, ये आपका प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस और ये आपके पास कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन चीज़ें देख लो। अगर आपका मीन स्क्वायर कन्वर्जेंस होता है तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी होगा, तब कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी होने पे कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। याद करके रखना, अगर ऐसी बात है तो आपको पहली बात तो ये सीक्वेंस के ऊपर नज़र रखना है कि अगर पहला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो ये पूछेगा, लेकिन कन्वर्ट्स में नॉट बी ट्रू। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे लिखा गया है कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली का मतलब भी आपका कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी होता है। अगर कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी होगा तो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका होगा। ये सारे चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। अब अगर आपने देख लिया है तो आपको बोला गया है कि ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, ऑलमोस्ट श्योर होने पे आपका प्रोबेबिलिटी भी होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो इस रिलेशन के हिसाब से हमारे पास कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है और कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है तो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, ठीक से। तो यहाँ पे ओनली लिखा है ना, तो ओनली वाला आप काट देंगे, आपको कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी वाला सही बैठेगा, ठीक है। नहीं तो 1 2 दोनों बोथ आर ट्रू, इस तरह से भी आपको दिया जा सकता है। अब देखो, यहाँ पे दिया गया है एक्शन सीक्वेंस का वैल्यू अगर आपके पास 1 हो और एक्शन सीक्वेंस का वैल्यू अगर आपके पास 0 हो, और 1 होने का प्रोबेबिलिटी आपको 1/n दिया है और 0 होने का प्रोबेबिलिटी 1 - 1/n दिया है। अब ये एक्शन जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेस टू 0 इन प्रोबेबिलिटी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऑलमोस्ट श्योर होगा, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों होगा। तो आप पहले प्रोबेबिलिटी चेक कर लो, अगर प्रोबेबिलिटी होता है तो आपका प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों हो जाएगा, चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। इस बात को समझने के लिए आप देखो, अगर आप इसको प्रूव कर पाते हो, ठीक है, कि हमारे पास एक्शन, आप इसको नोटिस करोगे ना, n टेस्ट 1/n अगर एक्शन है हमारे पास, तो आप अगर n टेस्ट टू इन्फिनिटी लेते हो तो ये आपका 1/∞, मतलब वैल्यू 0 को तो अप्रोच करता है, मतलब nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस कैन बी 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आप उसके मदद से इसको देखो, एक्शन माइनस में 0 को अप्रोच करता है तो ये वाला वैल्यू तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू होता है ना, जो हम लोग रियल सीक्वेंस में देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो, अगर आपके पास एक्शन एक सीक्वेंस है और आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn निकालते हो और वो 0 के आसपास होता है, तो आप उसके कन्वर्जेंस का डेफिनेशन कैसे लिखते थे? कुछ इस तरीके से कि सर हमारे पास एक्शन माइनस ये जो वैल्यू होगा, अगर 0 है तो 0, एक्शन माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन और लेस देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करेगा। आपको ये चीज़ें पता होता है, तो आपने ये चीज़ें तो पहले पढ़ा हुआ है, तो उसको अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, कन्वर्जेंस टू 0 होगा, कन्वर्जेंस टू 1 होगा, उससे पहले आपको देखना पड़ेगा इन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो मैंने पढ़ाया है कि xn और n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू कहाँ जाता है, हमारा वैल्यू जाता है 0 को, तो ये है 0 और ग्रेटर देन एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव नंबर के लिए आप अगर लोगे, मतलब पॉजिटिव नंबर मतलब एक रेंज अगर लोगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो होगा वो आपका अगर ग्रेटर बाहर होगा तो इसका वैल्यू 0 होगा।
अगर आपको इसमें दिक्कत आ रहा है तो मैं थोड़ा सा दोबारा बोलता हूँ, अगर आपने पहला लेक्चर देख लिया है तो इसको स्किप कर दीजिए। देखो ये हमारे पास एक्स एन है, सोचो कि ये ज़ीरो वाला लाइन है, ये है हमारे पास ज़ीरो। अब ज़ीरो के बोथ साइड में आप ले लो एप्सिलन और ले लो माइनस एप्सिलन, ठीक है। तो ये ज़ीरो प्लस एप्सिलन हो गया, एक ज़ीरो माइनस एप्सिलन हो गया, और ये है हमारे पास लाइन। आप अगर अच्छे से नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक्चुअल में दिया क्या जाता है, दिया जाता है कि इस एप्सिलन डिस्टेंस के अंदर ही हमारा वैल्यू रहेगा, ठीक है। एप्सिलन डिस्टेंस के अंदर ही हमारा वैल्यू रहेगा। इसका प्रोबेबिलिटी जो है वो है हमारे पास ज़ीरो, इसके बाहर रहेगा, ठीक है। अंदर रहने वाला चीज़ें होगा 1 और बाहर रहने वाला चीज़ें होगा 0। अगर ये लेस देन इक्वल टू एप्सिलन होता है और बाकी चीज़ें सेम होता है तो आपको मिलेगा 1, उसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपको 1 मिलेगा। तो अगर आप उस हिसाब से इसको देखते हो तो हमारे पास एक्स एन इक्वल टू 1 और एक्स एन इक्वल टू 0 वाला जो चीज़ें हैं इसको आप कैसे कन्वर्जेंस कर सकते हो। तो पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी वाला देखते हैं। प्रोबेबिलिटी में बातें ये होता है कि उसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए। अब देखो यही चीज़ें किया है कि एक्स एन माइनस 0 और ये ग्रेटर देन एप्सिलन है। ग्रेटर देन एप्सिलन वाला चीज़ें आपको एग्जैक्ट किसके वैल्यू के बराबर देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के बराबर। तो एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन का वैल्यू अगर 1 है तो उसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमारे पास 1/n दिया है, और 1/n 0 कब होगा, जब आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यही हमारे पास कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको डेप्थ में समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, उसका एक डिटेल वीडियो मैं बना के दूंगा। जैसे कन्वर्जेंस इन रियल नंबर, कन्वर्जेंस इन स्टैटिस्टिकल कन्वर्जेंस आपका कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, हर एक का एक अलग अलग इंडिविजुअल में वीडियो बना के दूंगा और छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दूंगा। प्लान है शॉर्ट वीडियो बना के देने का, ठीक है। अब देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज इज ऑलवेज ट्रू, कौन सा आपका हमेशा ट्रू होगा। डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो प्रोबेबिलिटी होगा क्या, नहीं। प्रोबेबिलिटी होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ऑलमोस्ट श्योर होगा क्या, नहीं। L1 कन्वर्जेंस होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो L1 कन्वर्जेंस, उल्टा दिया है ना, तो ये भी नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही बैठता है यहाँ पे। अब इस चीज़ को आप लोग एक बार याद करो, मैंने पढ़ाते वक्त बोला तो था कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलेगा, अगर आपका एक्शन फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n एंड p, तब आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्शन हमारे पास होगा np और वेरिएंस ऑफ एक्शन हमारे पास होगा np इंटू 1 माइनस p। अच्छी बात है। अगर ये चीज़ें हैं, अगर आप क्या करते हो कि xn माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xn डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्शन, ऐसा करते हो तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 0 के बराबर। सॉरी, ये वैल्यू आपका आ जाएगा, ये चीज़ें आपका फॉलो करेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ये किसके मदद से ये चीज़ होता है, ये तो पूरा का पूरा चीज़ आपका यूजिंग CLT होता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो इन चीज़ों को आपको एक बार याद करके रखना है। अगर यहाँ पे बाइनोमियल ना दे के कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाए सर, तब आप क्या करेंगे, तो आपका सेम ही अप्रोच करेगा। अगर आपका बाइनोमियल ना दे के पोर्शन दे तब भी आप लोग सिर्फ यहाँ पे चीज़ों को चेंज करेंगे। एक्सपेक्टेशन x जो भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा उसका मीन, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा उसका वेरिएंस, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पे मीन पुट किया गया है np और नीचे वेरिएंस वाला वैल्यू पुट किया है, तो ये नॉर्मल 0-1 को फॉलो करेगा, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल को अप्रोच करेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। 5 में क्या बोला गया है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस एंड नन ऑफ दिस। देखो अब यहाँ पे पूछा गया है व्हिच कन्वर्जेंस प्रेजेंट द एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली। ऐसा कोई सा भी कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली आपका प्रिजर्व रहता है, तो इस ऐसा कोई सा भी नहीं है। एक्सपेक्टेशन ऑफ कंजर्वेशन इज जनरली रिक्वायर्स यूनिफॉर्म इंटीग्रिटी, डोमेन कन्वर्जेंस और L1 कन्वर्जेंस। ये सारा चीज़ें आपका सिलेबस में नहीं है। ये पहले था जब भी आपके पास CSIR वाला था,
आपके पास रियल नंबर का डेप्थ था तब ये इम्पोर्टेंट था। अब ये चीज़ें आपने पढ़ लिया है अभी अभी थोड़े टाइम पहले आपने बोला था एक्सन माइनस 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मॉड लगा दिए थे एप्सिलॉन, ये वैल्यू अंदर होगा, आपने अंदर वाला चीज़ें बोला था ये होगा 1 और बाहर वाले चीज़ों के लिए ये अंदर और इक्वल, बाहर और बाहर वाले चीज़ों के लिए आपने बोला था ये अप्रोच करेगा 0। तो ये एक्शन कन्वर्जेंस टू 0 किसकी मदद से, इन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, हैंस द मोड्स ऑफ कन्वर्जेंस, तो आपके पास ठीक है अगर प्रोबेबिलिटी होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये बोल रहे हैं कि ये हमारे पास ऑलमोस्ट श्योर भी होगा। ऑलमोस्ट श्योर का मैं बता देता हूँ। देखो आपको अगर ऑलमोस्ट श्योर का डेप्थ पता करना है ना कि 1/n बोला है तो n का वैल्यू 1 पुट करो 1, 2 पुट करने से 1/2, 3 पुट करने से 1/3, 4 पुट करने से 1/4, 5 पुट करने से 1/5, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा तो 0। अच्छा ठीक है, तो एक्स एन में मान लेता हूँ एक्स एन हमारा 0 होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे, लेकिन हर एक टर्म के लिए नहीं हो रहा है, लेकिन n टेंस टू इन्फिनिटी के लिए हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का मैं इन डिटेल डेफिनेशन आपको बोलता हूँ, रुको एक सेकेंड। ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का ना मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ, एक बार देख लो, आपको लाइफ में ये जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है ना इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा कि सर मुझे ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का कंसेप्ट ही नहीं पता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छे से देख लो, ये बड़ा काम का चीज़ है कि आप सोचो कि आप कॉइन टॉस कर रहे हो, फर्स्ट किया सेकंड किया और इस तरह से आपने क्या किया, आपने एक्स एन भी किया और भी किया, तो ये आपके पास टॉसेस हो गए, आपने सीक्वेंस में किया। अब इसका आउटकम देखो, ये हो सकता है आपका हेड, ये हो सकता है टेल, इस तरह से आपने बोला है कि सर हमारे पास हेड टेल तो चलता रहेगा, अच्छी बात है। अब जब आपके पास ये है तब मैंने क्या किया है कि सोचो आपने जो टॉस किया है उसका आउटकम मेरे पास एज ए सैम्पल स्पेस है। अब इस सैम्पल स्पेस में मैं मान लेता हूँ कि पहला वाला मेरे पास क्या आया है, हेड आया है। अब इस तरह से मान लो जो भी स्क्वायर पोजीशन है वो वाला आपके पास हेड आया है, तो आपके पास फर्स्ट ट्रायल, सेकंड वाला, सेकंड जो है मैं T2 लिख रहा हूँ मतलब टेल आया है, थर्ड वाला टेल आया है, फोर्थ वाला अगेन हेड आया है, फिफ्थ वाला आपके पास टेल आया है, सिक्स वाला टेल आया है, 7 वाला टेल आया है, 8 वाला टेल आया है, 9 वाला आपके पास हेड आया है, और इस तरह से हेड आपको 16 वाला भी आपके पास हेड आया है। और मतलब स्क्वायर पोजीशन पे सारा का सारा हेड और नॉन स्क्वायर पोजीशन पे सारा का सारा टेल आया है, ठीक है। अब ऐसा आने के बाद अगर आप सोचते हो कि मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, कैसा फंक्शन, इंडिकेटर फंक्शन। इंडिकेटर फंक्शन के बारे में आपने सुना होगा, इंडिकेटर फंक्शन का यही मतलब होता है, मैं उसका कुछ नाम भी दे देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि मैं XEK लिख रहा हूँ, कोई सा भी फंक्शन का नाम दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इंडिकेटर फंक्शन है 1 और होता है 0, तो 1 कब होगा, जब आपका ये सैम्पल स्पेस में हेड आएगा, तो S=H लिखता हूँ, मतलब सैम्पल स्पेस में हेड दिखेगा तो 1 लिखेंगे, सैम्पल स्पेस में टेल दिखेगा तो 0 लिखेंगे, ठीक है। अब आप एक फंक्शन कंसीडर करो, कैसा फंक्शन, एक फंक्शन मैंने कंसीडर किया है, सोचो कि डेल्टा ई, आप कुछ भी सोच सकते हो फ़र्क नहीं पड़ता, और वो फंक्शन है 1/n समेशन ओवर, मैं ले लेता हूँ, आप चाहे तो इस फंक्शन को ले लो और चाहे तो सैम्पल स्पेस को ले लो, आपकी मर्ज़ी। तो मैं ले लेता हूँ XEK, कम्प्लेक्स नहीं है, देखो आपने कॉइन टॉस किया, जो भी आया यहाँ पे लिखा और आपको पता चला कि मेरे स्क्वायर वाले पोजीशन सारे हेड आ रखे हैं और बाकी सारे हमारे पास टेल आ रखे, ये सारे हेड और बाकी सारे टेल। अब आपने लिए इंडिकेटर फंक्शन, जब भी हेड मिलेगा आप 1 लिखेंगे, जब भी टेल मिलेगा हम 0 लिखेंगे, बातें ख़त्म। अब जब ये फंक्शन आपने ले लिया है i=1 to n में लेता हूँ, और भी होगा डेफिनेटली। अब इसको आप देखो, जब आप फॉर n=1 देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, n=1 देखने के लिए आप इसको अगर कैलकुलेट कर रहे हो डेली को, तो आपको दिखेगा कि सर 1 के लिए 1/n और पहला वाला हेड है,
हेड है तो हम लोग 1 पुट करेंगे, तो इसके जगह पे पुट करोगे समेशन ओवर 1। तो हमारे पास समेशन ओवर 1 मतलब 1, पहला ऑब्जर्वेशन ना, तो 1। तो हमारे पास कितने सैंपल थे, पहला वाला तो n का वैल्यू भी 1 और यहाँ पे q के हेड आ रखा था पहला वाला, उसके वैल्यू भी 1, तो मैंने 1/1 लिखा है मतलब 1। अब दूसरा देखो, आप अगर फॉर n = 2 लेते हो मेरे भाई, तो आप देखोगे इस तरह से कि डेल ई का वैल्यू क्या आ रहा है। आप देखोगे 1/n का वैल्यू तो 2, आपका फंक्शन ये है तो n का वैल्यू 2। आपको करना है दो वेरिएबल को ऐड, पहला वेरिएबल है h, दूसरा है t। h आएगा तो आप लिखोगे 1, टेल आएगा तो लिखोगे 0, तो मतलब 1 + 0 आएगा, तो इसका वैल्यू होगा हाफ। समझ में आ गया। अब इससे ऊपर आप करोगे कि सर मैं n = 4 करके देखता हूँ। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि डेल ई जो है आप लिखोगे 1/4 और यहाँ पे आपको 4 वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। तो पहला वाला 1, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा आपके पास 1, मतलब आप लिखोगे 1 + 0 + 1 0 + 1 मतलब 2। 2/4, आप इस 2/4 को ना ऐसे भी सोच सकते हो कि सेकंड ऑब्जर्वेशन और यहाँ पे 4, तो ये √n/n, n मतलब चौथा केस और ऊपर जो 2 आया है वो है उस वेरिएबल का √वैल्यू, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो। आप अगर आप इस चीज़ को देखोगे फॉर लार्ज केस, फॉर लार्ज नंबर, तो आपको इन जनरल फंक्शन मिल जाएगा, चाहे तो आप 16 के लिए देख लो। जब भी आप 16 के लिए देखोगे तो आप देख लेना n = 16 के लिए आराम से देखो कि हमारे पास डेली का क्या वैल्यू आ रहा है। डेली का वैल्यू आएगा 1/16 और यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 वैल्यू मिलेगा मतलब 4। तो आप आराम से बोल सकते हो कि मैंने 16 के लिए देखा है, तो ऊपर है हमारे पास n और नीचे है n का वैल्यू। तो ये कॉमन फंक्शन आपको मिलने लगेगा कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट आ रहा है वो है हमारे पास √n/n। अब इस √n/n को आप n टेंस टू ∞ पे देखो। कब देखो, लिमिटिंग वैल्यू पे, n टेंस टू ∞। तो ये देखो 1/लिमिट हमारे पास n टेंस टू ∞, और ये है √1/√n, तो इसका मतलब 0। तो इसका यही मतलब होता है, अगर आप कॉइन टॉस करते हो और इस फंक्शन को ऑब्जर्व करते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन बाय यूजिंग इंडिकेटर वेरिएबल, आप इस सैंपल स्पेस में से बोल सकते हो अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ तो उसमें, क्योंकि आपने ये सारा कुछ हेड के लिए किया है, ठीक है, हेड के लिए, उसमें हेड आने की संभावना क्या है, 0। तो इसी को बोला था, देखो हेड आने की संभावना क्या है, 0, और टेल आने की संभावना क्या है, हेड आने की 0 और टेल आने की डेफिनेटली 1। तो ये ऑलमोस्ट 0 है, टोटल 0 नहीं है, क्योंकि हमारे स्क्वायर पोजीशन में ना वैल्यू जो है वो हेड है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारा ही आपका टेल आ रहा है, नहीं, आपके स्क्वायर पोजीशन पे हेड है अभी भी, तो इसलिए इसको बोला जाता है ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस। अगर आपका सारा का सारा ऑब्जर्वेशन 1 आ जाता है या 0 आ जाता, तब आप हेड और टेल किसी स्पेसिफिक पे आ सकते थे, लेकिन अभी आपको आना पड़ेगा ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस पे। अब आप देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोड ऑफ कन्वर्जेंस। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट मोड ऑफ कन्वर्जेंस। अब इस पे देखो, ये 1/n वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये n/n वाला कॉन्सेप्ट आपका कन्वर्जेंस इन 0 होगा, ये भी सही है, ठीक है। इसको एज ए रिजल्ट भी आप मान के चलो, आपका ये मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ लेता है, तो आप इसको मान के चलो, ये सारा कुछ फॉलो करेगा, ऑलमोस्ट श्योर, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। आई होप आपको ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का कंसेप्ट पता लग गया है, ठीक है। अब यहाँ से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट मोड ऑफ कन्वर्जेंस इन्होंने पूछा है, तो ये सीक्वेंस हमें पता है, ऑलमोस्ट श्योर होगा, फिर प्रोबेबिलिटी होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा जो ऑलमोस्ट श्योर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मोड ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी टू पी, कन्वर्जेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी सी कांस्टेंट, देन वो अगर ये पी है
कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है तो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होगा ही होगा। सेम टॉपिक आप देखो ये कैसे दिया गया है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कि x अगर आपका कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो इन्होंने क्या किया है, x माइनस अगर xn होगा तो xn माइनस ई ऑफ x बाई रूट ओवर ऑफ वेरिएंस ऑफ xn। तो ये चीज़ें जैसे मैंने बोला था ये आपके किसको फॉलो करेगा, ये आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल को। तो इसका रिजल्ट आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, बड़ा आसान सा रिजल्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, एक्सन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू। तो ये स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ कन्वर्जेंस है या वीक लॉ ऑफ कन्वर्जेंस, याद रखना आपका रिजल्ट पे था, मैंने रिजल्ट इसका रिजल्ट वाला पार्ट आपको पढ़ाया नहीं, वो रिजल्ट वाले पार्ट में मेंशन है कि अगर आपका एक्सन है तो वो सैम्पल मीन, ये क्या है, सैम्पल मीन का सीक्वेंस है। तो आपका x1 बार x2 बार इस तरह से होगा, तो xn बार इसका अगर सीक्वेंस होगा आपके पास तो ये xn बार आपका कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मीन होगा। ये क्या है, ये है पॉपुलेशन मीन, ये पॉपुलेशन मीन को अप्रोच करेगा, ये सैम्पल मीन आपके पॉपुलेशन मीन को अप्रोच करता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। अगर आप वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर देखोगे तो प्रोबेबिलिटी कन्वर्जेंस से एसोसिएटेड है। अगर आप स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर को देखोगे तो वो आपका ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस से एसोसिएटेड है। तो इसका यही डिफरेंस है। अगर आपको पूछता है कि वीक लॉ स्ट्रॉन्ग लॉ में क्या डिफरेंस है तो आप बोलोगे वीक लॉ आपका वीक लॉ सेटिस्फाई करता है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी से, स्ट्रॉन्ग लॉ सेटिस्फाई करता है ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी वाला रहेगा, तो ये होगा आपका वीक लॉ ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ कन्वर्जेंस इम्प्लाइज, आपके स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ कन्वर्जेंस आपका ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस को इम्प्लाई करता है। अब देखो xn, वो आपके नॉर्मल तो फॉलो कर रहा है, वेरिएंस दे रहा है 1/n। तो अगर ये 1/n है तो कन्वर्जेंस इन कहाँ होगा, आपको पता है 0 होगा। तो ये 1/n कन्वर्जेंस इन 0 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और आपका तीसरा होगा कहाँ पे है, मीन स्क्वायर। तो इसका आपको पता है कि ये मीन स्क्वायर बताओ या ऑलमोस्ट श्योर बताओ, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन बताओ या प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/n वाला सारा ही फॉलो कर लेता है। ठीक है, 1/n वाला सीक्वेंस, तो इसमें आपको सोचना ही नहीं है, ये मीन स्क्वायर आपको पता है। अब which is not necessarily implies द कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। तो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो रिवर्स में ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई करना ज़रूरी नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो सकता है। कन्वर्जेंस इन ऑलमोस्ट श्योर, एक सेकेंड, नॉट नेसेसरली इम्प्लाइज कन्वर्जेंस, नॉट नेसेसरली इम्प्लाइज कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी होगा तो ऑलमोस्ट, अच्छा सॉरी, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी होगा तो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, लेकिन ऊपर ऑलमोस्ट श्योर को नहीं कर पाएगा। सीक्वेंस ये ही प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपका ये है तो इस तरफ आएगा, नॉट नेसेसरली। ठीक है, अब कन्वर्जेंस इन एक्सन कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स जी इज कॉन्टिन्यूअस, तब आपका यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी एन कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जी ऑफ एक्स, एक्सन कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, जी ऑफ एक्सन कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जी ऑफ एक्स, आप इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो आप अगर कंटिन्यूसली मैपिंग पे काम करते हो, मतलब कंटिन्यूस मैपिंग वाला चीज़ें जानते हो, तो एक्सन आपका कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स देन जी इज एंड जी इज कंटिन्यूस। अगर जी आपका कंटिन्यूस होगा तो आप देखो एक्स, इजी बात, एक्स कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू ये सीक्वेंस। तो अगर आपका जी कोई फंक्शन है और यह आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, तो आप जी ऑफ एक्स एन, मतलब जी ऑफ एक्स से जो फंक्शन बनाओगे वो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन होगा जी ऑफ एक्स के। बस अगर ये है
और दूसरी कंडीशन है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो, बस तब आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर रूट एन इंटू एक्स बार माइनस एन आपका क्या फॉलो करेगा, एक्स आई जो है इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो रूट बार एन इंटू एक्स बार माइनस म्यू आपके कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, नॉर्मल विथ मीन, स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल विथ मीन 0 हो जाएगा और वेरिएंस आपका क्या बनेगा, सिग्मा स्क्वायर। एक बात आप आराम से देख लो, आप इसका मीन वेरिएंस निकाल के भी चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, आप अगर इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रूट ओवर ऑफ, आराम से करो मैं दिखाता हूँ, रूट ओवर ऑफ एन इंटू एक्स बार माइनस म्यू कर लेते हो। तो इसको करने पे आपको क्या मिलेगा कि सर इसका कॉन्स्टेंट एक्सपेक्टेशन तो ये बाहर आ जाएगा रूट ओवर एन। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आपने क्या लिया है, एक्स बार, और माइनस ये तो है कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका एक्सपेक्टेशन आप सेम रहेगा। इन्होंने बोला है हर एक एक्स आई का मीन क्या है, म्यू। तो आपके पास ये जो एक्स बार है इसका मीन क्या होगा, सैंपल मीन इज एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, उसके हिसाब से आपका ये बनेगा म्यू। तो म्यू माइनस म्यू आपका बन जाएगा ये रूट ओवर एन इंटू 0, तो आपके पास आ गया 0। तो इसका मीन क्या होगा, 0, तो कन्फर्म है मीन 0 होगा। आप वेरिएंस कैसे निकालोगे, सर वेरिएंस ऑफ मैं निकालना चाहता हूँ रूट ओवर एन इंटू एक्स बार माइनस म्यू। जो रिजल्ट आपने पढ़ा है उसी से ही हो जाएगा। वेरिएंस पहले वाले को अगर निकालोगे तो रूट एन स्क्वायर होके निकलेगा, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार, और ये कांस्टेंट है तो इसका 0। मेरे दोस्त इस पार्ट को आप देख लो, ये होगा n, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार का वैल्यू क्या है, वेरिएंस ऑफ अगर आप एक्स बार को देखते हो तो एक्स बार आता है आपका सिग्मा स्क्वायर बाई एन, एन से एन को काटो तो आपका सिग्मा स्क्वायर रहता है। तो आपको पता चल गया इसका मीन जो है वो है 0, वेरिएंस जो है सिग्मा स्क्वायर, और ये फॉलो तो करेगा सेम डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल है तो नॉर्मल को फॉलो करेगा। ठीक है, इन सारे चीज़ों को आप छोटे छोटे जगह पे लिख के रखो, एज ए रिजल्ट आपका बड़ा काम का होगा, और जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखरता जाएगा। देखो आपको बोला व्हिच ऑफ द थ्योरम इज मेनली प्रूवन यूजिंग चेप बाय चेप इनइक्वालिटी, तो आपको ये पता भी होना चाहिए कि इक्वल ऑफ लार्ज नंबर आप आराम से चेप बाय चेप के इनइक्वालिटी की मदद से कर सकते हो। इक्वल ऑफ लार्ज नंबर वेरिएंस वाला कॉन्सेप्ट भी है, अगर बी एन बाई एन स्क्वायर दे के टेस्ट टू 0 वो वाला कॉन्सेप्ट भी हमारे पास है, उससे भी कर सकते हो। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम मेनली प्रूव द यूजिंग चेप बाय चेप इनइक्वालिटी, तो इक्वल ऑफ लार्ज नंबर आप इसको कर सकते हो। मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, थ्योरी में ज़्यादा डीप डाइव करने की अभी मन नहीं है क्योंकि टाइम बचा नहीं है, अदरवाइज इसका बहुत डेप्थ है, आप इसको प्रूव भी करा के दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ठीक है, कोई अगर गुस्सा है कि सर हमें डेप्थ क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है, मेरे भाई एक बात मान लो, अगर मैं डेप्थ पढ़ाने लगूँ तो आपका दोबारा से एमएससी हो जाएगा, उसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। पहले रिज़ल्ट को देख लो, रिज़ल्ट याद कर लो, फिर रिज़ल्ट यूज़ करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो, तब आपका काम बनेगा। अब देखो एक्स एन ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस टू एक्स, तो इसका आपको लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑलमोस्ट श्योर होगा तो आप उसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर ये ऑलमोस्ट श्योर नहीं होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपका 0 हो जाता है। जैसे मैंने अभी समझाया है कि आपका जो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का क्या मतलब कि लगभग ये चीज़ें होगा, लेकिन 2-4 केस ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए आप ऐसा नहीं बोल पाओगे कन्वर्जेंस, तो आपको बोलना पड़ेगा ऑलमोस्ट श्योर वाला चीज़ें, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा, लगभग 1 को अप्रोच करेगा उसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपके 1 को अप्रोच करेगा, वही वाला चीज़ है, इसका इस पे जाएगा, उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो मिलेगा वो है 1। अब L2 कन्वर्जेंस मतलब, L2 का मतलब मैंने बोल दिया था, मीन स्क्वायर कन्वर्जेंस होगा तो प्रोबेबिलिटी होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो A एंड B प्रोबेबिलिटी भी डिस्ट्रीब्यूशन भी। व्हिच कन्वर्जेंस इज डिफाइंड बाय CDF फंक्शंस, तो आपका CDF फंक्शन कौन से वाले में करता है,
कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन पे आप देख सकते हो, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन पे CDF फंक्शन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे देखो, सेम वाला क्वेश्चन 1/n, तो 1/n होगा तो ये कन्वर्जेंस ये मीन स्क्वायर को करेगा, ये प्रोबेबिलिटी को करेगा, ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन को भी करेगा, ये ऑलमोस्ट श्योर को भी करेगा, तो चारों के चारों सेटिस्फाई हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास CDF इज नॉट ऑप्शन नंबर ए, तो ये वाला कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी दिया है, एक्सपेक्टेशन वाला नहीं है, वेरिएंस वाला नहीं है। Which theorem consist of sum of IID variables with नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपके सिलेबस में एग्जैक्ट है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अच्छा ये वाला है, आपको पूछा गया है which theorem connects the sum of IID variables with normal distribution। ये लाइन एक बार पढ़ लो, सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्रोक्सीमेट नॉर्मलाइज सम बाय नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर x1 x2 xn नॉर्मल को फॉलो कर रहा है तो उसका सम भी नॉर्मल को फॉलो करेगा। ये चीज़ें विद द हेल्प ऑफ CLT बोला जाता है, तो इस रिजल्ट को याद कर लेना। आपका यहाँ पे एक्शन कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू C इज ए कांस्टेंट, देन आपका कांस्टेंट होगा तो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात याद करके रखना कि अगर C कांस्टेंट हो तभी जाके ये संभव है, नहीं तो नहीं होगा। मतलब मैं बोलता हूँ, जैसे कि मैंने बोला एक्शन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी होने का मतलब, एक्शन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू x होने का मतलब xn कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x। लेकिन ये चीज़ रिवर्स में भी पॉसिबल है, अगर xn कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू कांस्टेंट, इसको याद करके रखना अच्छा है, कांस्टेंट फंक्शन है तभी जाके ये पॉसिबल है कि एक्शन कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू दैट कांस्टेंट। अगर वेरिएबल हो तब पॉसिबल नहीं है, अगर कांस्टेंट होगा तब पॉसिबल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सीक्वेंस तो याद करोगे लेकिन उसके साथ इन चीज़ों को भी देख लेना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको ये चीज़ें पता है, ये आप खुद आंसर करोगे, इसको मैं नहीं बोलता। अब ये बोला है कि IID विथ फाइनाइट वेरिएंस देन xi माइनस म्यू सिग्मा इंटू √n, तो ये आपका कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशन याद कर लेना आपके, एज सिग्मा बाई सिग्मा इंटू √n स्टैंडर्ड नॉर्मल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल क्लासिकल CLT, कौन सा हमारे पास एसेंशियल क्लासिकल CLT है, तो आप एक चीज़ यहाँ से देख लो, क्लासिकल CLT जनरली रिक्वायर्स इंडिपेंडेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनाइट वेरिएंस। ये तीन चीज़ें हमारे ज़रूरत पड़ता है, तो उसके हिसाब से हमारा फाइनाइट वेरिएंस ऑप्शन पे है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। मैंने ज़्यादा डीप में एनालिसिस नहीं किया है, सिर्फ ऑलमोस्ट श्योर वाला एक एग्जाम्पल दिया है। आप न्यूमेरिकल ले लेके ना, आप प्रोबेबिलिटी वाला भी डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी ऑलमोस्ट श्योर मैंने कर दिया है, ये दो चीज़ें, और L2 ये वाला देख लेना पॉसिबल होगा तो। अगर कुछ ना पॉसिबल हो, जो रिजल्ट मैंने बोला है ये पूरा का पूरा आपके अंदर होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।